हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। पिछले वीडियो में स्टूडेंट आपको जनन के बारे में अध्ययन कराया गया था, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन कराया गया था। इस वीडियो में आपको उसी से रिलेटेड नया चैप्टर जनन स्वास्थ्य आपको पढ़ाया जाएगा, अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, जनन स्वास्थ्य में सबसे पहले आपको कुछ भूमिका के तौर पर जनसंख्या स्थायीकरण एवं जनन नियंत्रण के बारे में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, जनन स्वास्थ्य आपका चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ आपको लिख दे रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य चैप्टर है। उसी में पहला टॉपिक आपको लिया जा रहा है जनसंख्या स्थायीकरण एवं जनन नियंत्रण। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको भूमिका के तौर पर बताया जा रहा है कि सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी। स्टूडेंट ध्यान दें, 1900 ईस्वी में विश्व की जो जनसंख्या थी वो 2 अरब थी, जो सन 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई तथा 2011 में 7.2 अरब पाई गई। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जनसंख्या जो हमारा है विश्व का, वो बड़ी तेज़ी से वृद्धि कर रहा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सन 1900 में लगभग 2 अरब थी और 2000 के आसपास 6 अरब हो गई, जबकि 2011 के आंकड़े के अनुसार विश्व की टोटल जो जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या है, वो आपकी 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे विश्व की जनसंख्या बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि कर रही है, तो ठीक इसी तरह भारत की भी जनसंख्या में वृद्धि देखी गई, जिसमें तेज़ी पाई गई। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 35 करोड़ थी। तो स्टूडेंट ध्यान दें, भारत की जनसंख्या जब भारत आपका आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय उसकी जो जनसंख्या थी 35 करोड़ थी और वह सन 2000 ईस्वी में तेज़ी से बढ़कर 1 अरब हो गई। स्टूडेंट ध्यान दें, सन 2000 ईस्वी का आंकड़ा जो आपको दिया जा रहा है, वो जनसंख्या लगभग 1 अरब हो गई है तथा 2011 में 1.2 मिलियन अरब हो गई। इस सब का कारण आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी वो लगभग 1.2 मिलियन अरब हो गई है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो जनसंख्या है भारत की, वो बड़ी तेज़ी से वृद्धि कर रही है। और जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है क्या? तो इसमें दिया जा रहा है कि इस सबका कारण जो है, मुख्य कारण वो आपका मृत्यु दर में, स्टूडेंट ध्यान दें, मृत्यु दर में तेज़ी के साथ गिरावट है, मृत्यु दर में तेज़ी के साथ गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी है। स्टूडेंट ध्यान दें, मृत्यु दर में कमी, वो टोटल चाहे बुजुर्ग हों चाहे नौजवान हों, सबकी मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट है। इसके साथ ही मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर, जो आप जच्चा बच्चा जिसको कहते हैं, उसमें कमी आ गई, अर्थात उनकी मृत्यु दर में बहुत ही कमी आ गई, जिसके कारण देश की जो जनसंख्या है वो बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि करने लगी। आगे स्टूडेंट ध्यान से दें, जनसंख्या वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। स्टूडेंट ध्यान दें, जनसंख्या आपकी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके लिए अर्थात जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय खोजा गया, एक तरीका खोजा गया, जिसे कहते हैं लघु परिवार, अर्थात जन्म दर में कमी की जाए, छोटा परिवार रखा जाए। तो उसको अपनाने के लिए लोगों को, मानव को प्रेरित किया जाने लगा और इसके लिए कुछ नारा आपको लगाया गया, जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसा नारा आपको अपनाया गया। तो स्टूडेंट ध्यान दें, कह सकते हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार छोटा होना चाहिए, तो उसमें जन्म दर या कम बच्चे उत्पन्न करने की
महत्वपूर्ण उपाय को अपनाया गया और उसके लिए नारा दिया गया, जो नारा आपका है हम दो हमारे दो या छोटा परिवार सुखी परिवार जैसा नारा अपनाया गया। आजकल स्टूडेंट आपको नारा चल रहा है हम दो हमारा एक। स्टूडेंट ध्यान दें, आजकल जो है यहाँ स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपको उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए है। इसके लिए हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसा नारा अपनाया गया। आजकल हम दो हमारा एक जैसा नारा अपनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट कह सकते हैं जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत पूरे विश्व की जनसंख्या में कैसे वृद्धि हो रही है, इसके साथ भारत में जनसंख्या कैसे वृद्धि हो रही है, भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाया गया है, उसके तहत नारा लगाया गया है जो आपको अभी बताया गया। और एक कह सकते हैं मेडिकल के टर्म में जो लोकप्रिय विधि है, यहाँ नोट पे आपको दिया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की लोकप्रिय विधि जो है वो अंतः गर्भाशयी युक्ति विधि है, जिसे आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं, या कह सकते हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रित करने की विधि है इंट्रायूटेराइन डिवाइस का उपयोग आजकल किया जा रहा है। अब स्टूडेंट आगे हम अध्ययन करेंगे कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस है क्या। तो आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ देखिए आप, यह युक्ति अनुभवी डॉक्टरों या नर्सों द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है। तो ध्यान सुनिए स्टूडेंट, एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, युक्ति है, जो कह सकते हैं महिलाओं के गर्भाशय में यह युक्ति लगाई जाती है और यह अनुभवी डॉक्टरों और नर्सों द्वारा लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की इंट्रायूटेराइन डिवाइस उपलब्ध हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में कारगर हैं, लाभदायक हैं, अर्थात संतान उत्पन्न करने की विधि को रोकते हैं। तो उसमें इंट्रायूटेराइन युक्ति आप कह सकते हैं जैसे औषधि युक्त युक्ति हैं, ये मेडिसिनल हैं, जैसे लूपलेस लूप, ताबा मोचक अर्थात कापर मोचक इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये सब आपके कापर टी हैं, कापर 7 हैं, मल्टी लोड 375 है। स्टूडेंट ध्यान दें, कापर टी, कापर 7, मल्टी लोड MULTILOAD, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधारा गया है। तो मल्टी लोड 375, कापर 7 या कापर टी, तथा हार्मोन मोचक प्रोजेस्टासर्ट ALNG 20। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि हार्मोन मोचक इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन है। स्टूडेंट ध्यान दें, ये हार्मोन उत्पन्न करके प्रेगनेंसी को रोकता है, गर्भाशय में गर्भधारण को रोकता है। यह इंट्रायूटेराइन डिवाइस या कह सकते हैं यह जो युक्ति है जनसंख्या नियंत्रित करने को, तो गर्भाशय में हार्मोन को उत्पन्न करके प्रेगनेंसी को रोकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 1 नंबर का या बहुविकल्पी में बन जाता है। जो हार्मोन मोचक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है तो उसका आंसर आप देंगे प्रोजेस्टासर्ट या LNG 20, ये आपका है। ठीक इसी तरह ऊपर आपको बताया गया स्टूडेंट, कापर मोचक जो ताबा है, जो कापर निकालता है, वह आपका कापर टी है, कापर 7 है और मल्टी लोड 375 है। ये आपके कापर निकालते हैं। इनके कार्य एक कैसे स्टूडेंट कह सकते हैं गर्भधारण को रोकते हैं, इसके बारे में आगे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ नोट में आप देखिए, कापर आयन, कापर आयन कहाँ से निकलेगा स्टूडेंट, कापर मोचक या तापा मोचक इंट्रायूटेराइन डिवाइस से, जो कि आपका कापर 7 है, मल्टी लोड 375 है, कापर टी है। इन सबको अगर गर्भाशय में लगाया जाए तो ये सब कापर रिलीज करेंगे, उत्पन्न करेंगे गर्भाशय में। करते क्या हैं, तो यहाँ नोट में आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट कि कापर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा निषेचन की क्षमता को कम कर देता है। स्टूडेंट ध्यान दें, ये महिलाओं के गर्भ में लगाया जाता है, गर्भाशय में लगाया जाता है। और जब शुक्राणु आते हैं गर्भाशय में तो उसकी गतिशीलता और निषेचन करने की क्षमता को कम कर देता है। कौन कम कर देता है, कापर आयन। कापर आयन कहाँ से निकलता है स्टूडेंट, कापर मोचक या ताबा मोचक इंट्रायूटेराइन डिवाइस से, जो कि आपके मल्टी लोड 375, कापर 7, कापर टी इत्यादि हैं। यहाँ पर आपको
इसके साथ ही ये बताया जा रहा है स्टूडेंट, तथा हार्मोन मोचक, ये तो कापर मोचक था, एक आपको बताया गया हार्मोन मोचक, प्रोजेस्टा सर्ट या LNG-20। तो हार्मोन मोचक जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है वो गर्भाशय को शुक्राणु विरोधी बनाने का कार्य करता है, अर्थात अनुपयुक्त वातावरण, गर्भाशय में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देगा जिससे शुक्राणु उसमें सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, डेड कर जाएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दें, दोनों प्रकार के इंट्रायूटेराइन डिवाइस के कार्य आपके सामने दिए जा रहे हैं। हार्मोन मोचक जो प्रोजेस्टा सर्ट या LNG है वो आपको कह सकते हैं गर्भाशय में इस तरह का वातावरण उत्पन्न करता है कि शुक्राणु वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जीवित नहीं रह पाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि जो ताबा मोचक है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जैसे मल्टीलोड 375, कापर 7, कापर टी, ये सब हैं, एक कापर आयन मुक्त करते हैं। कापर आयन का काम है स्टूडेंट या कार्य है कि ये शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देते हैं और निषेचन की क्षमता को कम कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइस के बारे में। अगला नोट में आपको स्टूडेंट बताया जा रहा है कि परिवार नियोजन के संदर्भ में गर्भ निरोधक गोलियां एक प्रमुख कारक हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, एक गर्भ निरोधक गोलियां भी आती हैं जो कह सकते हैं परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण में अपनाई जाती हैं। ये गोलियां प्रोजेस्टाजेन और एस्ट्रोजेन, यहाँ ई रहेगा स्टूडेंट स्पेलिंग, एस्ट्रोजेन का संयोजन है। स्टूडेंट ध्यान दें, जो ये आपका गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन का संयोजन होती हैं और इन गोलियों को मुख द्वारा लिया जाता है। ये गोलियां अंडोत्सर्ग को रोकने का कार्य करती हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, अंडोत्सर्ग आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 14वें दिन में अंडा को रिलीज होना, इसको कह सकते हैं रिलीज होना, उसी को अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो कह सकते हैं जो आपका ईग है या ओवा है उसको रिलीज ही नहीं करना है या उसको रिलीज होने से रोकता है। कौन? गर्भ निरोधक गोलियां। स्टूडेंट ध्यान दें, गर्भ निरोधक गोलियों का कार्य क्या है? अंडोत्सर्ग को रोकना। अंडे का निर्माण ओवरी में होगा, अंडाशय में होगा स्टूडेंट, महिला के अंडाशय में अंडे का निर्माण होगा, लेकिन वो रिलीज नहीं होगा। रिलीज न होने का कार्य करने वाला कौन है? गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां किसकी बनी होती हैं स्टूडेंट? प्रोजेस्टाजेन और एस्ट्रोजेन की। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये भी आपको 60 नोट लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इन गर्भ निरोधक गोलियां पर टिप्पणी लिखिए या गर्भ निरोधक गोलियां किसकी बनी होती हैं, तो स्टूडेंट आप आंसर देंगे प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजेन की बनी होती हैं। गर्भ निरोधक गोलियों का कार्य क्या है, तो स्टूडेंट आप आंसर देंगे अंडोत्सर्ग को रोकना। अंडोत्सर्ग क्या है? अंडाशय में अंडा निर्मित हो जाता है लेकिन वो अंडाशय से बाहर नहीं आता है, या कह सकते हैं अंडाशय से बाहर आने को ही रोक देता है। कौन रोक देता है? गर्भ निरोधक गोलियां। तो ये स्टूडेंट आपके लिए इतना है, अगले वीडियो में आपको इसके आगे और बताया जाएगा। थैंक यू।